नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका जैसा समय न लेते हुए मैं कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, अपन आज बात करेंगे सेल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर यूनिट नंबर 7 टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स, कैविटीज, लंग्स वगैरह जो भी काम करते हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है नेजल कैविटी, मतलब अपना नाक। फिर दे रखा है एपिग्लोटिस। फिर दे रखा है राइट लंग्स। फिर दे रखा है डायफ्राम, प्लूरल कैविटी, लेफ्ट लंग। फिर इसके अंदर दे रखा है फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस। दोस्तों, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। आगे दे रखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कंटेंट दे रखा है। कंटेंट में फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन और देन सेकंड दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट में दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन इज टू बी obtain oxygen for use by body cells and eliminate carbon dioxide that cell produce। प्राथमिक कार्य क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? बॉडी के लिए ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इंक्लूड रेस्पिरेटरी एयरवेज लीडिंग इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स प्लस द लंग्स देमसेल्वेज। इसमें श्वसन मार्ग, वायु मार्ग शामिल है और बाहर फेफड़े होते हैं जिसको अपन लंग्स बोलते हैं। पैथवे ऑफ एयर, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियल ब्रोंकाई, ब्रोंकियल एल्विलाई साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। नेजल कैविटी के अंदर क्या आता है? ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया। प्राइमरी ब्रोंकाई जिसके अंदर राइट और लेफ्ट होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकियोल्स में क्या आता है? एल्विलाई। एल्विलाई क्या करती है? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। आगे अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। O2 और CO2 का जो गैस एक्सचेंज करती है एल्विलाई और ब्लड के बीच में, उसको सिंपल डिफ्यूजन अपन कहते हैं। O2 diffusing from the alveoli into the blood and CO2 from the blood into the alveoli। ऑक्सीजन जो डिफ्यूजन करती है एल्विलाई के द्वारा एंड ब्लड के अंदर, CO2 का किस में होता है? एल्विलाई के द्वारा ब्लड के अंदर। डिफ्यूजन रिक्वायर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन क्या करता है? उसको किसकी जरूरत रहती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत रहती है। सो द concentration or pressure of O2 in the alveoli must be kept at a higher level than in the blood। The concentration or pressure of CO2 in the alveoli must be kept at a lower level than in the blood। एल्विलाई में O2 की एकाग्रता या दबाव को रक्त की तुलना में उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए और एल्विलाई में CO2 की एकाग्रता या दबाव को रक्त की तुलना में कम रखा जाना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, सांस लेने से फेफड़ों और वायुकोश में लगातार ताजी हवा बहुत सारे O2 और थोड़ी सी CO2 के साथ लेते हैं। We do this of course by breathing continuously, bringing fresh air with lots of O2 and little CO2 in the lungs and in the alveoli। आगे अपन बात करते हैं ब्रीदिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। श्वास एक सक्रिय प्रक्रिया है। रिक्वायरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। कंकाल की मांसपेशियों संकुचन की आवश्यकता होती है। द प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लोकेटेड बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम, ए शीट ऑफ मसल लोकेटेड बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। श्वसन की प्राथमिक मांसपेशियों में बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां होती है जो पसलियों के बीच स्थित होती है, और डायफ्राम होता है जो किसके बीच स्थित होता है? वक्षीय और उदर गुहा के बीच स्थित मांसपेशी की शीट होती है जो इसके अंदर शामिल होता है। बाहरी इंटरकोस्टल प्लस के बारे में लाने के लिए डायफ्राम अनुबंध होता है।
The external intercostal plus the diaphragm contract to bring about inspiration. Contraction of external intercostal muscles, elevation of ribs and sternum, increased front to back dimension of thoracic cavity, lowers air pressure in lungs, air moves into lungs. बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों का संकुचन होता है. पसलियों और उरोस्थ की ऊंचाई, वक्ष के आगे पीछे का आयाम, फेफड़ों में वायु दबाव कम होता है और फेफड़ों में हवा बढ़ने लग जाती है. आगे पर बात करते हैं कॉन्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम. कॉन्ट्रक्शन मूव डाउनवर्ड. कॉन्ट्रक्शन किसकी तरफ मूव करता है? नीचे की तरफ. इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन ऑफ थोरेटिक कैविटी. वर्टिकल डायमेंशन, थोरेसिक कैविटी का वर्टिकल डायमेंशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. लोअर्स एयर प्रेशर इन लंग्स. लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है एयर्स का. एयर मूव इनटू लंग्स, और एयर क्या कर जाती है? मूव कर जाती है लंग्स के अंदर. फिर आता है टू एक्सहेल, यानी सांस को कैसे बाहर निकाले. रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सटर्नल जो बाहर की जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स मोड पे आती है, एंड डायफ्राम भी रिलैक्स मोड पे आ जाता है. रिटर्न ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स. डायफ्राम और रिब्स अपनी स्थिति के अंदर आ जाते हैं वापस. स्टर्नम टू रेस्टिंग पोजीशन. स्टर्नम क्या होती है? रेस्टिंग पोजीशन पे होती है. रिस्टोर थोरेसिक कैविटी टू प्री इंस्पिरेटरी वॉल्यूम. थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है? वापस से वॉल्यूम के अंदर रिस्टोर हो जाता है अमाउंट एयर्स का. इंक्रीज प्रेशर इन लंग्स. लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और एयर इज एक्सहेल्ड, यानी कि जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है. अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन की. इफ द थोरेसिक वॉल बट नॉट लंग्स इज पंक्चर्ड. अगर वक्षीय दीवार है लेकिन फेफड़े छिद्रित नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसके अंदर दे रखा है द लंग्स गेट इन्फ्लेटेड. बी दे रखा है द मैन डाइज एज लंग्स गेट कोलैप्स्ड. सी दे रखा है द ब्रीथिंग रेट डिक्रीज. डी दे रखा है द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज. फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है फेफड़े फूल जाते हैं. सेकंड दे रखा है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है क्योंकि फेफड़े कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं. सांस लेने की दर में कमी. और डी दे रखा है श्वास दर में वृद्धि. तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द मैन डाइज एज लंग्स एट गेट कोलैप्स्ड, यानी कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है क्योंकि फेफड़े कोलैप्स्ड हो जाते हैं. आगे अपन कंटिन्यू करते हैं. द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, यानी एल्वेलाइज के वॉल्स के बारे में बात करेंगे अपन. आर कोटेड विथ ए थिन फिल्म ऑफ वाटर. ये क्या होते हैं? कोटेड होते हैं एक थिन फिल्म ऑफ वाटर की तरह. एंड दिस क्रिएट्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग दोज ऑन द एल्वेलार वॉल्स. इसके अंदर क्या होता है? एल्वेलार पाए जाते हैं. आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू एयर. ये अट्रैक्ट करते हैं और एयर के अलावा सभी चीजों को. एंड दिस अट्रैक्शन क्रिएट्स ए फोर्स कॉल्ड सरफेस टेंशन. ये क्या करते हैं? फोर्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं. दिस सरफेस टेंशन इंक्रीज एज वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टुगेदर. सरफेस टेंशन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिससे वो क्या हो सके? आसपास आ सके. विच इज दैट हैपन्स व्हेन वी एक्सहेल एंड और एल्वेलाई बिकम स्मॉलर लाइक एयर लिविंग ए बैलून. इसके अंदर क्या होता है? हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं श्वास को, तो एल्वेलाई क्या करती है? स्मॉलर हो जाती है लाइक एयर लिविंग ए बैलून, मतलब एक हवा के गुब्बारे की तरह. पोटेंशियली सरफेस टेंशन कुड कॉज एल्वेलाई टू कोलैप्स. एंड इन एडिशन सरफेस टेंशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एल्वेलाई को कोलैप्स कर देते हैं. इन एडिशन के अंदर वुड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू री एक्सपेंड. और ये क्या होते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं री एक्सपेंड होने के अंदर. द एल्वेलाई व्हेन यू इनहेल्ड. अपन क्या करते हैं? सांस को जब इनहेल करते हैं, मतलब सांस खींचते हैं. बोथ ऑफ दीज वुड रिप्रेजेंट सीरियसली प्रॉब्लम. ये दोनों जो होते हैं वो सीरियसली प्रॉब्लम्स होती है. इफ एल्वेलाई कोलैप्स्ड दे वुड कंटेन नो एयर. अगर एल्वेलाई कोलैप्स्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो हम एयर नहीं ले पाते. नो ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड. और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो ब्लड के अंदर O2 कैसे प्रवेश करेगा? इफ री एक्सपेंशन वाज मोर डिफिकल्ट.
और दोबारा सांस लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कठोर होता है। इनहेलेशन वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल। इनहेलेशन इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ये पॉसिबल नहीं होता है। फॉर्चुनेटली और एल्विलाई डू नॉट कोलैप्स, अगर आपके एल्विलाई कोलैप्स नहीं हुए हैं। एंड इनहेलेशन इज रिलेटिवली इजी बिकॉज द लंग्स प्रोड्यूस ए सब्सटेंस कॉल्ड सरफेक्टेंट दैट रिड्यूस सरफेक्ट टेंशन। इनहेलेशन के अंदर अगर इजी है तो लंग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को। फिर आता है रोल ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। पल्मोनरी सरफेक्टेंट के क्या कार्य होते हैं? सरफेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन विच, सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। इंक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लियंस, पल्मोनरी कॉम्प्लियंस को इंक्रीज कर देता है। रिड्यूसिंग द एफर्ट नीड टू एक्सपेंड द लंग्स, इसके अंदर इसके जो एफर्ट होते हैं, कार्य होते हैं, वो नीडेड होते हैं किसको, एक्सपेंड द लंग्स, लंग्स को फुलाने के लिए। रिड्यूस टेंडेंसी फॉर एल्विलाई टू कोलैप्स, एल्विलाई जब कोलैप्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी टेंडेंसी को कम कर देता है। अब बात करते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अंदर O2 और CO2 कन्वर्ट होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, इन द बॉडी के अंदर। इफिशिएंट बिकॉज एल्विलाई एंड कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स, कम होती है क्योंकि एल्विलाइज और कैपिलरीज क्या होती है, बहुत पतली दीवारें होती है। आर वेरी एब्डुडेंट, योर लंग्स हैव अबाउट 300 मिलियन एल्विलाई विद ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 75 स्क्वायर मीटर्स। हमारे लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्विलाई होती है, जो क्या करती है, 75 स्क्वायर मीटर्स को कवर करती है। फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब आंतरिक श्वसन। फिर इसमें इंट्रासेलुलर यूज ऑफ O2 टू मेक ATP। इंट्रासेलुलर क्या करता है, ऑक्सीजन को ATP में कन्वर्ट कर देता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। फिर बात करते हैं अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स। ये किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है और पार्शियल ग्रेडियंट्स के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इट इज इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड। इंडिविजुअल क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, इस प्रेशर को बढ़ाते हैं इंडिपेंडेंटली बाय ए पर्टिकुलर गैस विद इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। इंडिपेंडेंटली मतलब दूसरों के द्वारा पार्टिकुलर गैस को ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सर गैस के अंदर लाते हैं। द एयर वी ब्रीथ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज प्राइमरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर क्या क्या मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। So the air you blow into a balloon creates pressure that causes the balloon to expand, and this pressure is generated as all the molecules of nitrogen, oxygen and carbon dioxide move about and collide with the walls of the balloon. However, the total pressure generated by the air is due in part to nitrogen, in part to oxygen and in part to carbon dioxide. इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वह दबाव बनाता है जिससे गुब्बारे का विस्तार होता है, और ये दबाव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सभी अणुओं के रूप में उत्पन्न होता है और गुब्बारे की दीवारों से टकराता है। हालांकि हवा से उत्पन्न कुल दबाव नाइट्रोजन के हिस्से में, ऑक्सीजन के हिस्से में और कार्बन डाइऑक्साइड के हिस्से में होता है। The part of the total pressure generated by oxygen is the partial pressure of oxygen, while that generated by carbon dioxide is the partial pressure of carbon dioxide. A gas partial pressure therefore is a measure how much of that gas is present. Example in the blood or alveoli. ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न कुल दबाव का वह हिस्सा ऑक्सीजन का आंशिक दबाव बनता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव होता है। एक गैस का आंशिक दबाव, इसलिए उस गैस का कितना
कितनी मात्रा मौजूद है, जैसे रक्त या सार में। द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इन ए मिक्सर इक्वल्स द टोटल प्रेशर टाइम्स द फ्रैक्शनल composition of gas in the mixer. So given that total atmospheric pressure at sea level is about 760 mm of Hg and further that air is about 21% oxygen, then the partial pressure of oxygen in the air is 0.21 times 760 mm Hg or 160 mm of Hg। मिश्रण में प्रत्येक गैस द्वारा डाला गया आंशिक दबाव मिश्रण में गैस के आंशिक संरचना के कुल दबाव के समय के बराबर होता है। तो ये देखते हो कि कुल वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर लगभग 760 मिमी Hg और आगे वह हवा लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। फिर हवा में ऑक्सीजन का दबाव 0 से 21 गुना 760 mm of Hg या 160 mm of Hg होता है। आगे अपन बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। नंबर ऑफ एल्वेलाई इन द 2 ह्यूमन लंग्स इज। 2 मानव फेफड़ों में एल्वेलाई का कितना नंबर होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है 600 to 800 मिलियंस, सेकंड दे रखा है 200 से 300 मिलियंस, देन थर्ड दे रखा है 1 to 2 मिलियंस एंड फोर्थ दे रखा है 1 लाख टू 1.50 लाख मिलियंस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 600 to 800 मिलियंस। फिर आगे बढ़ बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन द बॉडी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन। पार्शियल प्रेशर O2 और CO2 का रेस्टिंग पीरियड में कितना होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है एल्वेलाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो कितना होता है 100 mm of Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 40 mm of Hg। फिर आता है एल्वेलर कैपिलरीज, एंटरिंग द एल्वेलर कैपिलरीज यानी कि कितना एंटर करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 40 mm of Hg, रिलेटिवली लो बिकॉज दिस ब्लड हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स ऑक्सीजन। ये लो होता है क्योंकि ब्लड के द्वारा रिटर्न होकर वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन से वापस आता है और ये क्या करता है कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की खो देता है। आगे बढ़ बात करते हैं व्हाइल इन द एल्वेलर कैपिलरीज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर्स। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई। जबकि एल्वेलाई जो कैपिलरीज होती है वो किसका डिफ्यूजन करती है? गैसेज का डिफ्यूजन करती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है किसके द्वारा? एल्वेलाई इन ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? ब्लड में सर्कुलेशन होने के बाद एल्वेलाई के द्वारा निकाल दिया जाता है। लिविंग द एल्वेलर कैपिलरीज, एल्वेलर कैपिलरीज कैसे छूटती है? फिर इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 100 mm ऑफ Hg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 40 mm ऑफ Hg होता है। आगे बढ़ बात करते हैं ब्लड लिविंग द एल्वेलर कैपिलरीज रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम एंड इज पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ब्लड किसके द्वारा आता है? एल्वेलर कैपिलरीज के द्वारा रिटर्न वापस होके आता है लेफ्ट एट्रियम में और पंप्ड होके लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। दिस ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स एंड इनटू द सिस्टमेटिक और बॉडी कैपिलरीज। ये जो ब्लड होता है ट्रेवल्स करता है किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा और आर्टरियोल्स के द्वारा। आर्टरीज की ब्रांचेज होती है आर्टरियोल्स और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, फिर बॉडी में जाता है और कैपिलरी में वापस चला जाता है। इस ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स नो गैस एक्सचेंज अकर। अगर ब्लड आर्टरीज और आर्टरियोल्स में अगर ट्रेवल्स कर रहा है मतलब जा रहा है तो कोई भी गैस एक्सचेंज इसके अंदर नहीं होता है। फिर आता है एंटरिंग द सिस्टमिक कैपिलरीज। इसके अंदर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 100 mm of Hg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm of Hg होता है। बॉडी सेल्स रेस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm of Hg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है? 45 mm of Hg होता है। आगे अपन बात करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि डिफरेंसेज किस लिए आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में? कार्बन डाइऑक्साइड इन द सिस्टमेटिक कैपिलरीज
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सिस्टमेटिक कैपिलरीज के अंदर चलता है। द बॉडी सेल्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड, जो बॉडी सेल्स होती है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ से करती है, ब्लड से इनटू द सेल्स, और सेल्स के अंदर ले आती है, कोशिका के अंदर ले आती है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, लिविंग द सिस्टमेटिक कैपिलरीज, कहाँ पे चली जाती है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg। ब्लड लिविंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक कैपिलरीज रिटर्न्स टू द हार्ट, ब्लड वापस किस में चला जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट में चला जाता है, और किस में जाता है, राइट एट्रियम में, वाया वेन्यूल्स, किसके द्वारा, वेन्यूल्स के द्वारा एंड वेन्स के द्वारा। एंड नो गैस एक्सचेंज अकर्स व्हाइल ब्लड इज इन वेन्यूल्स एंड वेन्स, जब ये कार्य प्रक्रिया चलती है तो क्या होता है, गैस एक्सचेंज नहीं होता है वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर। दिस ब्लड इज देन पम्प्ड टू द लंग्स, और इसके बाद जब ब्लड पंप्ड होता है लंग्स के अंदर, एंड द एल्वियुलर कैपिलरीज, एल्वियुलर कैपिलरीज होती है बाय द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के द्वारा। अब आगे अपन बात करते हैं, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है ब्लड के अंदर। तो अपन बात करते हैं, ऑक्सीजन इज कैरिड इन ब्लड, ऑक्सीजन कैसे जाता है ब्लड के अंदर, बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है। 98.5% ऑफ ऑल ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर हमेशा 98 यानी 98.5% ऑक्सीजन हमेशा रहता है। डिजोल्व इन द प्लाज्मा, ये क्या हो जाता है, प्लाज्मा में घुलनशील हो जाता है 1.5%। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा हो जाता है ब्लड के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, द परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरिंग ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट वन। कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में बदल देता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। फिर आता है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, एक्सटेंट टू विच द हीमोग्लोबिन इज ब्लड इज कंबाइंड विद O2 डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ द ब्लड। एक्सटेंट मतलब बढ़ा देता है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, कंबाइंड किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, O2 डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ द ब्लड, इसके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन लेवल एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इंडिकेट बाय द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन सैचुरेशन कर्व इन द ग्राफ अबाउ। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के स्तर और हीमोग्लोबिन संतृप्ति के बीच संबंध ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण संपत्ति होती है, वक्र ऊपर ग्राफ में द्वारा इंगित किया गया है। आगे पर बात करते हैं, यू कैन सी दैट ए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबाउट 40 mm of Hg, hemoglobin saturation remains rather high, typically about 75 to 80%. This rather flat section of the oxygen hemoglobin dissociation curve is called the plateau. आप देख सकते हैं कि O2 के उच्च आंशिक दबाव लगभग 40 mm of Hg से ऊपर पर हीमोग्लोबिन संतृप्ति अधिक रहती है। आमतौर पर 75 से 80% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण के वक्र के बजाय सपाट खंड को पठार कहा जाता है। Recall that 40 mm of Hg is the typical partial pressure of oxygen in the cells of the body. याद रखें कि 40 mm of Hg शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विशिष्ट आंशिक दबाव होता है। Examination of the oxygen hemoglobin dissociation curve reveals that under resting condition only about 20 to 25% of hemoglobin molecules give up oxygen in the systematic capillaries. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र की जांच से पता चलता है कि आराम करने की स्थिति में हीमोग्लोबिन अणुओं के लगभग 20-25% प्रणालीगत कोशिकाओं में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट
In other words, the plateau is significant because it means that you have a substantial reserve of oxygen. In other words, if you become more active and your cells need more oxygen, the blood hemoglobin molecules has lots of oxygen to provide. यह महत्वपूर्ण है दूसरे शब्दों में, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। दूसरे शब्दों में, यदि आप अधिक सक्रिय हो जाते हैं और आपकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो रक्त हीमोग्लोबिन अणु में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। When you do become more active, partial pressure of oxygen in your active cells may drop well below 40 mm of Hg. A look at oxygen hemoglobin dissociation curve reveals that as oxygen level decline, hemoglobin saturation also declines and declines precipitously. This means that the blood hemoglobin unloads lot of oxygen to active cells that of course need more oxygen. इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब 40 mm ऑफ Hg इसका हो जाता है, मतलब इसका O2 का सेचुरेशन। फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन को प्रभावित करने वाले कारक हीमोग्लोबिन के। The oxygen hemoglobin dissociation curve shift under certain condition. These factors can cause such a shift: lower pH, increased temperature. कुछ शर्तों के तहत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पथकरण वक्त बदलाव ये कारक इस तरह के बदलाव का कारण बढ़ सकते हैं: कम पीएच होना और तापमान में वृद्धि होना। मोड 2 to 3 डिस्प्रोग्लाइकोसेराइड यानी डीपीजी, इंक्रीज लेवल्स ऑफ CO2। डिस्प्रोग्लिसराइड का अधिक हो जाना, 2 से 3 हो जाना, और इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 का स्तर बढ़ना। दिस फैक्टर चेंज व्हेन टिश्यू बिकम मोर एक्टिव। ये फैक्टर कब चेंज होते हैं, जब टिश्यू क्या होते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्केलेटल मसल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ उदाहरण है इसका, जब स्केलेटल मसल स्टार्ट कर देता है, क्या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर देता है। द सेल्स इन दैट मसल्स यूज मोर ऑक्सीजन, और मसल्स को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। मेक मोर एटीपी, और ये क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। प्रोड्यूस मोर वेस्ट प्रोडक्ट, और ये क्या करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं मोस्ट प्रोडक्ट्स जिसके अंदर CO2 आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मेकिंग मोर एटीपी मीन्स रिलीजिंग मोर हीट, और एटीपी क्या करती है, मोर हीट मतलब तापमान रिलीज करती है। सो दैट द टेम्परेचर इन एक्टिव टिश्यूज इंक्रीज, और क्या करता है, तापमान क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है टिश्यूज के अंदर। मोर CO2 ट्रांसलेट इनटू ए लोअर पीएच, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लोअर पीएच के अंदर। दैट इज सो बिकॉज दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन CO2 इज रिलीज, और ये क्या होता है, ये रिएक्शन कब होती है, जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अपन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी सेल बैक टू द लंग्स एज, ट्रांसफर कहां से होती है बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट अपन बात करते हैं बाइकार्बोनेट HCO3, 60% होता है ये। formed when CO2 released by cells making ATP combines with H2O due to the enzyme in red blood cells called carbonic anhydrase as shown as a diagram below। यह तब बनता है जब CO2 ATP बनाने वाली कोशिका द्वारा छोड़ा गया हो, H2O के साथ संयोजित होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एंजाइम के कारण कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है। फिर आता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये कितना होता है, 30% होता है। फॉर्म्ड व्हेन CO2 कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दैट हैव गिवन अप देयर ऑक्सीजन। यह तब बनता है जब CO2 हीमोग्लोबिन अणु को अपने ऑक्सीजन छोड़ चुके होते हैं के साथ संयोजन करता है। फिर आता है डिजोल्व इन द प्लाज्मा, 10% होता है। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियंत्रण। योर रेस्पिरेटरी रेट चेंजेस, आपकी रेस्पिरेटरी रेट जब चेंजेस होती है व्हेन एक्टिव, फॉर एग्जांपल योर रेस्पिरेटरी रेट
goes up when less active or sleeping. The red drawing showing the location of the respiratory center in the brain. Stem goes down. Also in thought, the respiratory muscles are voluntary. You can't consciously control them when you are sleeping. So how is respiratory altered and how is respiration controlled when you are not consciously thinking about respiration? आपकी श्वसन दर बदल जाती है जब सक्रिय होते हैं आप। उदाहरण के लिए आपने की श्वसन दर बढ़ जाती है जब कम सक्रिय होते हैं या सो रहे होते हैं, तो मस्तिष्क में श्वसन केंद्रों के स्थान को दर्शाने वाली दर आरेखित हो जाती है। इसके अलावा भले ही श्वसन की मांसपेशी स्वैच्छिक हो, आप सोते समय जानबूझकर उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, तो श्वसन दर कैसे बदल जा सकती है और श्वसन को कैसे नियंत्रित किया जाता है जब आप सचेत रूप से श्वसन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आगे पर बात करते हैं द रिदमिसिटी सेंटर ऑफ द मेडुला। मतलब जो मेडुला होता है उसकी रिदमिसिटी सेंटर के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल्स ऑटोमेटिक ब्रीथिंग, स्वचालित श्वसन को नियंत्रित करता है। कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूरॉन्स दैट फायर ईदर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आई नर्वस और एक्सपिरेशन और ई न्यूरॉन्स। आई न्यूरॉन्स या समाप्ति, ई न्यूरॉन्स के दौरान आगे आने वाले न्यूरॉन्स की बातचीत होती है। अब इसके अंदर बात करते हैं आई न्यूरॉन्स। स्टिमुलेट न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट रेस्पिरेटरी मसल टू ब्रिंग अबाउट इंस्पिरेशन। श्वसन मांसपेशियों को प्रेरित करने वाले न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। ई न्यूरॉन्स इनहिबिट आई न्यूरॉन्स टू शट डाउन द आई न्यूरॉन्स एंड ब्रिंग अबाउट एक्सपिरेशन। आई न्यूरॉन्स को रोकता है और आई न्यूरॉन्स को बंद करने और समाप्ति करने के बारे में लाते हैं। फिर आता है एपन्यूस्टिक सेंटर लोकेटेड इन द पोन्स। ये पोन्स के अंदर लोकेटेड होता है। स्टिमुलेट आई न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है टू प्रमोट इंस्पिरेशन। किसके लिए? इंस्पिरेशन के लिए प्रमोट करता है। फिर बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर आल्सो लोकेटेड इन द पोन्स। ये भी पोन्स के अंदर लोकेटेड होता है। इनहिबिट एपन्यूस्टिक सेंटर एंड इनहिबिट एक्सपिरेशन। ये क्या करता है? एपन्यूस्टिक सेंटर को बढ़ाता है और इनहिबिट एस्पिरेशन को भी करता है। फैक्टर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट। कौन से कारक है जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने में? तो क्या होता है? कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन एरोटा। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? एरोटा के अंदर पाए जाते हैं एंड कैरोटिड आर्टरी के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और इन द मेडुला, और मेडुला के अंदर पाए जाते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट मोर इंक्रीज्ड CO2 लेवल्स देन बाय डिक्रीज O2 लेवल्स। ये स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज किसको करते हैं? CO2 लेवल्स को। किसके बाद में? जब डिक्रीज हो जाता है O2 लेवल। स्टिमुलेट रिदमिसिटी, और रिदमिसिटी को स्टिमुलेट करते हैं और रिजल्ट इंक्रीज्ड O2। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हेवी एक्सरसाइज ग्रेटली इंक्रीजेज रेस्पिरेट। अगर अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं ज्यादा, तो क्या होता है? रेस्पिरेट बढ़ जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है? नॉट इंक्रीज CO2। इसके अंदर CO2 नहीं बढ़ता। फिर क्या होते हैं? पॉसिबल फैक्टर्स। संभावित कारक, रिफ्लेक्सेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बॉडी मूवमेंट्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स, एफिनेफ्रिन रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। शरीर के उत्पन्न होने वाले रिफ्लेक्सेज, प्रोप्रियोसेप्टर्स, एफिनेफ्रिन व्यायाम के दौरान रिलीज होते हैं। इंपल्सेज फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या होती है? इंपल्सेज आती है उनके पास में स्टिमुलेसली स्टिमुलेट रिदमिसिटी एरिया एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आवेग से एक साथ लयबद्धता क्षेत्र और मोटर न्यूरॉन्स को उत्तेजित कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।